इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपने YouTube चैनल पर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में। आज राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य को इसमें पढ़ेंगे। ये वाली क्लास राजस्थान में सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान में चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक या पीटीआई संबंधी और जो भी एलडीसी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें राजस्थान जी के आ रहा है। जिस राजस्थान जी के आ रहा हो तो उसमें यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। तो इस वाली क्लास में अपन जो जो लोक नृत्य दे रखे कक्षा 10th में उनको इसमें कवर करेंगे और कहाँ से प्रश्न बनेगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, वो भी चीज अब इसमें देखेंगे। एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कौन कौन ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट में जय हिंद लिख करके जरूर बताएगा। तो इस वाली क्लास में लोक नृत्य में घेर नृत्य, गिद्दड़, कच्छी घोड़ी, चंग नृत्य, डांडिया नृत्य, अग्नि नृत्य, गुड़ला, ढोल नृत्य, बम नृत्य, घूमर, गरबा, वाला नृत्य, भवई नृत्य, तेरताली नृत्य, लोक नाट्यों के अंदर कुचामनी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कन्हैया ख्याल, तुर्रा कलंकी ख्याल, गौरी, रम्मत, तमाशा, स्वांग, लीला नाट्य, नौटंकी और चार बेत, ये चीजें इस वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। राजस्थान विविध कलाओं के साथ विभिन्न नृत्यों की रंगस्थली रहा है, इसीलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहते हैं, सब जानते हैं। अपन सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साह पूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं और इन्हीं देसी नृत्य को ही लोक नृत्य कहा जाता है। एक तो होता है लोक नृत्य और एक होता शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। एक फोल्क डांस एंड क्लासिकल डांस, दोनों में क्या अंतर होता है? शास्त्रीय नृत्य में ताल लय आदि का शक्ति से पालन किया जाता है, ठीक है, और लोक नृत्य में ताल लय इनका शक्ति से पालन नहीं किया जाता है, वो है लोक नृत्य, ठीक है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है और लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले, लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है, ठीक है। फिर आगे देखिए, लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सांबर, ध्यान रखना भाई यहाँ से प्रश्न आ सकता है, उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? तो देवीलाल सांबर। देवीलाल सांबर ये भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक हैं, ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों को भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी, ठीक। तो प्रश्न आ जाए कि लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सांबर ने राजस्थान के
लोक नृत्य को भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। में पहला जो अपन नृत्य देखेंगे वो आ रहा है गेर नृत्य। पहला नृत्य कौन सा है? गेर नृत्य। गेर नृत्य पहले तो क्षेत्र याद रखेंगे। गेर नृत्य कौन कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ और बाड़मेर। ये गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसमें होली के अवसर पर, दूसरा ध्यान रखोगे, गेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर यह किया जाता है। तीसरा, पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर के गोल घेरे में नृत्य करते हैं। ठीक है, एक तो क्षेत्र याद रखेंगे, गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर। ठीक है, दूसरा होली के अवसर पर किया जाता है, और तीसरा ये पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में यह नृत्य किया जाता है। गोल घेरे के कारण ही इसे गेर नाम दिया गया है। गोल घेरे में जो डांस किया जाता है, गोल घेरे के कारण इसको गेर नाम पड़ा है। और ये नृत्य करने वाले, गेर करने वालों को गेरीय कहा जाता है। गेरीय कहा जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर के गेर नृत्य की मूल रचना तो समान है, किंतु उनमें चाल और जो मंडल बनाई जाती है, मंडल बनाने की जो क्रिया है, उसमें अंतर रहता है। और इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ढोल, बांकिया और थाली। ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अपने ये गेर नृत्य देखा है, याद रह जाएगा। गेर नृत्य क्षेत्र याद रखेंगे, मेवाड़ और बाड़मेर। होली के अवसर पर पुरुष प्रधान है, गोल घेरे के कारण गेर नाम पड़ा है। नृत्य करने वाले गेरिये कहलाते हैं, और दोनों की रचना समान है, केवल चाल और मंडल बनाने की क्रिया में अंतर है। और वाद्य यंत्र याद रखना, ढोल, बांकिया और थाली। हो जाएगा याद? हो गया सर। चले आगे, नेक्स्ट। हाँ, आगे बात कर रहे हैं गिदड़ नृत्य। दूसरा नृत्य की बात कर रहे हैं गिदड़। गिदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गिदड़ में आप याद रखोगे, गिदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। किस अवसर पर किया जाता है? कौन से त्योहार पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर यह गिदड़ नृत्य किया जाता है। नंगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडे को परस्पर टकरा कर नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर दोनों हाथों में क्या कर लेते हैं? लोग डंडे ले लेते हैं, इस प्रकार से टकरा करके यह नृत्य किया जाता है। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, यानी यह पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। गेर नृत्य भी पुरुष प्रधान था और गिदड़ नृत्य भी पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? ढोल है, डप है और चंग। ढोल, डप और चंग। ठीक है, चंग तो क्या होता है? छोटा सा होता है, जिसके ऊपर एक साइड में चमड़ा मंडा रहता है, उसको इस प्रकार से बजाया जाता है, वो तो होता है चंग। डप क्या है कि चंग का बड़ा रूप होता है, बहुत बड़ा होता है, वो होता है डप। तो ढोल, डप और चंग है। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं, और कुछ पुरुष जो महिलाओं के कपड़े पहनकर, वस्त्र पहन करके भाग लेते हैं। गिदड़ नृत्य में कुछ पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन करके भाग लेते हैं, उनको गणगौर कहा जाता है।
गणगौर कहते हैं। तो प्रश्न आ जाए, गीदड़ नृत्य में वह पुरुष जो महिलाओं के कपड़े धारण करके जो नृत्य करता है उसको क्या कहते हैं? तो गणगौर कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी और बाजीगर आदि प्रमुख होते हैं। इसमें ये स्वांग करते हैं गीदड़ नृत्य में। तो ये देखा अपन ने, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, होली के अवसर पर किया जाता है। नंगाड़े के चोट पर पुरुष जो है दो डांडिया रखते हैं, उनको टकरा करके नृत्य करते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है। वाद्य यंत्र ध्यान रखना, ढोल, डप और चंग है। होली के गीत गाए जाते हैं। वो पुरुष जो महिलाओं के कपड़े धारण करके जो नृत्य करते हैं उसको गणगौर कहते हैं। और कौन कौन से स्वांग है? तो साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर इसके प्रमुख स्वांग है। नेक्स्ट नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। अगला है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी यह भी इंपॉर्टेंट है। और शेखावाटी कौन से क्षेत्र में है? शेखावाटी तथा कुचामन, परबत, डिडवाना, नागौर क्षेत्र में भी ये नृत्य किया जाता है। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, ठीक है, व्यावसायिक नृत्य है। आजीविका कमाने के लिए नृत्य किया जाता है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ध्यान रखना, कच्ची घोड़ी कौन से अवसर पर, कच्ची घोड़ी जो नृत्य है किस अवसर पर किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोल थाली बजती रहती है, इसमें ढोल थाली ये बजती रहती है। और नर्तक जो है वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर ये नृत्य किया जाता है। घोड़ी पर सवार होकर के नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो काठ यानी लकड़ी, ठीक है, लकड़ी और कपड़े की बनी घोड़ी पर सवार होकर के नृत्य किया जाता है कच्ची घोड़ी। तो कच्ची घोड़ी में क्या क्या ध्यान रखना है? कच्ची घोड़ी एक तो शेखावाटी क्षेत्र में और नागौर के कुचामन, परबतसर और डिडवाना क्षेत्र में व्यावसायिक लोक नृत्य है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। वाद्य यंत्र कौन कौन से? ढोल और थाली। और नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके सब पूरा वीर भूमि मतलब वीर की तरह तैयार होकर के तलवार हाथ में लेकर के काठ और कपड़े, लकड़ी और कपड़े की जो घोड़ी होती है उस पर सवार होकर के नृत्य करता है कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार घेरे में नृत्य करते हैं। फिर घेरे के मध्य एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं, ठीक है। चंग नृत्य में प्रत्येक व्यक्ति के पास में चंग रहता है। पहले गोल घेरे में वो चंग बजाते हुए और गीत गाते हुए नृत्य करते हैं और फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर के धमाल और होली के गीत गाते हैं। तो ये देखा अपन ने चंग नृत्य। चंग नृत्य एक तो शेखावाटी क्षेत्र का है, होली के अवसर पर किया जाता है, होली के त्योहार पर। और नृत्य करते समय प्रत्येक पुरुष के पास चंग रहता है, वृत्ताकार घेरे में घूमते हुए चंग बजाते हैं। अगला नृत्य देखिए कौन सा आ रहा है? डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य एक तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? डांडिया मारवाड़ का, जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर के वृत्ताकार नृत्य करते हैं। मैदान के चौक के बीच में सहने और नंगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते रहते हैं। पुरुष जो है लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते रहते हैं। इन गीतों में प्राय बडली के भैरू जी का गुणगान होता है। राजा, भजिया, साधु, शिवाजी, रामचंद्र, कृष्ण रानी
कृष्ण, रानी, सिंधिन और सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। तो डांडिया नृत्य एक तो मारवाड़ क्षेत्र में है और कब किया जाता है, तो होली के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, चलो डांडिया नृत्य भी हो गया। अगला है अग्नि नृत्य। नेक्स्ट नृत्य आ रहा है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य में देखिए अग्नि नृत्य में एक तो अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के द्वारा, तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, सबको पता है, जसनाती संप्रदाय। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से होता है, तो बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में होता है सर। इसके नर्तक अग्नि संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के होते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेरों को धूणा कहते हैं। जो अग्नि नृत्य करते हैं उसके अंगारे लगाते, ढेर लगाते हैं, फिर आग लगाते हैं। जो ढेर होता है अंगारों का उसको धूणा कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं। फतेह फतेह कहते हैं, कौन से शब्द का उच्चारण करते हैं, तो फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हैं और धूणे में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मतिरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र आपको देखने को कहीं मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, दुर्लभ है। तो अग्नि नृत्य सबको कंप्लीट होगा, पहले याद होगा, वैसे तो अच्छी बात है। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं गुड़ला नृत्य। गुड़ला ये भी मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुड़ला नृत्य ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखो इससे पहले वाले में पुरुषों के द्वारा किया जा रहा था, अब के गुड़ला नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं के द्वारा। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्र युक्त मटके में जलता हुआ दीपक रख करके नृत्य करते हैं। सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं छिद्र युक्त मटकी में जलता हुआ दीपक रख करके नृत्य करते हैं, तो आंसर क्या आ गया, गुड़ला नृत्य। इस मटके को ही गुड़ला कहा जाता है, मटके को ही गुड़ला कहते हैं। ठीक है, रूपायन संस्थान के सह संस्थापक विजयदान देता जी इस नृत्य को प्रकाश में लाए हैं और ये किसकी याद में किया जाता है, तो ध्यान रखना राव सातल देव की याद में किया जाता है। जोधपुर के शासक राव सातल देव की याद में किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये नृत्य किया जाता है, गुड़ला नृत्य। चले भाई आगे, गुड़ला नृत्य हो गया है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डोल नृत्य। डोल नृत्य देखते हैं। देखो डोल नृत्य, एक तो डोल नृत्य कौन से क्षेत्र का है, तो सर डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सर जालोर का प्रसिद्ध है। यह विवाह के अवसर पर मुख्यतः डोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नृत्यकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलाई है। तो पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछा जाएगा, राजस्थान का कौन सा नृत्य जिसको भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने पहचान दिलाई थी, तो ढोल नृत्य को पहचान दिलाई थी। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। पहले ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, हाथों में डंडे लेकर और कुछ भुजाओं में रुमाल लटका करके अन्य लयबद्ध नृत्य करना आरंभ कर देते हैं। तो डोल नृत्य कहाँ का हो गया, जालोर का। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। और किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्यतः डोली और भील जाति के द्वारा किया जाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास जी को। ओके, और ऐसा कौन सा नृत्य जिसमें थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है, तो सर ढोल नृत्य में ही थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। क्लियर हो गया होगा, बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला है बम नृत्य।
बम नृत्य आ रहा है। बम नृत्य ये भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, भरतपुर और अलवर यानी पूर्वी राजस्थान में बम नृत्य किया जाता है। ये नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन की मस्ती में और नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। प्रश्न आ जाए, राजस्थान के पूर्वी भाग में नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बताना बम नृत्य। ठीक है, बम नृत्य किया जाता है। बम एक बड़ा जो नंगाड़ा होता है उस नंगाड़े को ही बम कहते हैं। तो इसमें एक बड़े नंगाड़े जिसे बम कहते हैं वो खड़े होकर के दोनों हाथों में दो मोटे डंडे लेकर के उस नंगाड़े को ऐसा पीटा जाता है और साथ में नृत्य किया जाता है, उसको ही बम नृत्य कहते हैं। नंगाड़े के साथ में थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आ जाए, बम नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो फिर नंगाड़ा बताना। बम नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र नंगाड़ा है। ठीक है, नंगाड़े के साथ में थाली हो गया, चिमटा हो गया, ढोलक हो गया। उस बड़ा जो नंगाड़ा होता है उस नंगाड़े को ही बम कहते हैं। चले आगे बात करते हैं घूमर नृत्य। नेक्स्ट है घूमर। घूमर सभी जानते हो घूमर नृत्य तो राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों पर, पर्वों पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में जो फैलता है उसे घूम कहते हैं। घूमर नृत्य में जो घूमता है तो लहंगे का जो वर्ताकार जो फैलता है घूम, उस घूम से इस नृत्य का नाम घूमर पड़ जाता है। इसमें ढोल, नंगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। घूमर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र? ढोल भी बजाते हैं, नंगाड़ा भी है, शहनाई का भी प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है और यही अपना राजस्थान का राजकीय नृत्य है। राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर है, इसे राज्य की आत्मा कहते हैं। चलो अगला नृत्य कौन सा आ रहा है? गरबा। गरबा गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। मतलब गरबा जो नृत्य है वो गुजरात का है, अब गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी किया जा रहा है। तो इस नृत्य में गुजराती और राजस्थानी की जो कल्चर है उसका समन्वय मिक्सर देखने को मिलता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। गरबा नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गरबा नृत्य वागड़ क्षेत्र है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र में किया जाता है और यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। दुर्गा माता की आराधना में गरबा नृत्य किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। कौन कौन से 3 रूप है? देखिए प्रथम रूप शक्ति की आराधना का है। गरबा का पहला जो रूप है वो शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्र घड़े में दीपक प्रज्वलित कर सिर पर रख करके गोलाकार घूमती हुई यह नृत्य करती है। जो छिद्रयुक्त घड़ा होता है उसमें दीपक जला करके गोलाकार घूमती है। और इसका दूसरा रूप में क्या होता है? रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पणिहारी, नववधु की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण, ये 3 रूपों में किया जाता है। तो प्रश्न आ जाए, गरबा नृत्य राजस्थान में गरबा नृत्य कितने रूपों में किया जाता है? तो ये 3 रूपों में किया जाता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं वालर नृत्य। वालर नृत्य में देखिए स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर सिरोही के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो वालर में एक तो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के करते हैं। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? वालर सिरोही क्षेत्र है।
जनजाति कौन सी है? गरासिया जनजाति का ये प्रसिद्ध है। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, यानी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। सिर्फ स्वर और ताल के तारतम्य के आधार पर, ठीक है, स्वर और ताल के आपस में समन्वय बिठा करके बिना वाद्य यंत्र के ये वालर नृत्य किया जाता है। ये नृत्य अर्धवृत्त में किया जाता है। 2 अर्धवृत्त में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर रहती है। 2 अर्धवृत्त में किया जाता है जिसमें पुरुष तो बाहर रहते हैं और महिलाएं अंदर रहती है। नृत्य का आरंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर के करता है। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसका आरंभ पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर के करता है? तो वालर नृत्य इंपोर्टेंट नृत्य है। आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा, पहले याद भी होगा आपको। तो वालर नृत्य पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सिरोही क्षेत्र में किया जाता है, गरासियों के द्वारा किया जाता है, कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्धवृत्त में किया जाता है, पुरुष बाहर है, महिलाएं अंदर रहती, और नृत्य का आरंभ पुरुष हाथ में छाता और तलवार लेकर के करता है। बस चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला नृत्य कौन सा आ रहा है? भवई नृत्य। भवई नृत्य की बात करें तो देखो, भवई नृत्य में एक चमत्कारी नृत्य है भवई में। जैसे भवई नृत्य आपने देखा होगा कि सिर पर चाय बनाना, कांच को चबाना, ठीक है, और जो केले हैं उस पर नाचना, ये भवई नृत्य में आता है। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवई अपनी अदायगी और शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कारों तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तेज लय में विभिन्न रंगों की पगड़ियों में हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रख करके नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों तथा तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, इनकी विशेषता है। ये विशेषता रहती है भवई नृत्य की। यह है उदयपुर क्षेत्र में संक्रिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, भिगाजी और डोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है उदयपुर क्षेत्र में, ठीक है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, इंपोर्टेंट कर लेना, आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा इसके प्रसिद्ध कलाकार है। प्रश्न आएगा, रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा का संबंध राजस्थान के कौन से लोक नृत्य से है? तो आप वहां पर भवई करके आ जाना। रूप सिंह, दयाराम, तारा शर्मा, ठीक है। तो ये देखा था अपन ने भवई नृत्य। आगे बात कर रहे हैं तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य में 13 मजीरों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इस नृत्य का नाम क्या रह जाता है? नृत्य का नाम क्या पड़ा है? 13 ताली नृत्य नाम पड़ा है। चलो, 13 ताली नृत्य में वैसे तो पता होगा आपको, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कामड़ जाति 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करते हैं। तो किस देवता की आराधना में किया जाता है? तो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कामड़ महिलाएं मेले और उत्सव में 13 ताली नृत्य का प्रदर्शन करती है। पुरुष साथ में मजीरा, तानपुरा और चौतारा बजाते रहते हैं, हाथ में चौतारा बजाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं रामदेव जी के, और महिलाएं जो है वो नृत्य करती रहती है। कितने मजीरे हैं? 13 मजीरों की सहायता से ये नृत्य किया जाता है। 13 मजीरों में 9 मजीरे दाएं पैर पर होते हैं। दायां जो पैर होता है उस पर 9 मजीरे बंधे रहते हैं। 2 हाथ में, हाथ के 2 हाथों के दोनों ओर कोहनी पर लगे हुए रहते हैं, ठीक है, दोनों ओर कोहनी पर लगे हुए रहते हैं, और एक एक हाथ में रहते हैं। हो गए 9 तो पैर में हो गए,
ठीक है। ये 13 ही मजीरा कहाँ कहाँ लगे हुए रहते हैं ये भी ध्यान रखना। 9 तो दाएं पैर पे और 2 हो गए दोनों कोहनी पर है, 9 2 11 और दोनों जो है 2 हाथों में रहते हैं। फिर उसको इस प्रकार से बजाते रहते हैं और नृत्य करते रहते हैं। ठीक है, कभी कोहनी के टकराया कभी पैरों के टकराया, ऐसे टकरा करके ये नृत्य किया जाता है। हाथ वाले मजीरे अन्य मजीरों से टकरा कर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और तेरे ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मांगी बाई, मांगी बाई और लक्ष्मण दास तेरे ताली के प्रमुख कलाकार है। तो ये था तेरे ताली नृत्य। एक बार जल्दी से वापस देख लेते। तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में है। और कौन कौन से वाद्य यंत्र है? मजीरा, तानपुरा, चौतारा। कुल कितने मजीरे? 13 मजीरे, 9 दाएं पैर पर, 2 हाथों की कोहनी पर और एक एक दोनों हाथ पर है। और प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास तेरे ताली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। चले आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में किया गया। ठीक है, तो अमूर्त सूची में शामिल किया गया था कालबेलिया नृत्य को 2010 में। सब पहले राजस्थान के यूनेस्को की जो नेचुरल सूची है 1985 में अपना केवला देवगना पक्षी विहार अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। और फिर 1985 में 2010 में जंतर मंतर को भी कल्चर सूची में शामिल किया गया था। और 2013 में राजस्थान के 6 किलों को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और 2019 में जयपुर परकोटा को भी शामिल किया गया। तो जो अमूर्त सूची है, अमूर्त सूची में शामिल किया गया कालबेलिया नृत्य को। कब किया गया? 2010 में किया गया। इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने वाले, देश विदेश में पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। गुलाबो इस कालबेलिया नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई थी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अन्य नृत्यों में नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घुमरा, ये बेलू के नृत्य है। तो इसका भी ध्यान रखना भाई। नेजा नृत्य, रमणी नृत्य, युद्ध नृत्य और हाथीमना, घुमरा। हाथीमना विवाह के अवसर पर किया जाता है बेलों के द्वारा। आगे बात करते हैं। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य गरासियों के द्वारा किया जाता है। बेलों के द्वारा तो हो गया नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घुमरा। और गरासियों के द्वारा हो गया घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल। ठीक है, लास्ट वाला ये अति इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर कालबेलियों के नृत्य की बात करें। कालबेलियों की इंडोनी, पनियारी, बागड़िया और शंकरिया। बागड़िया और शंकरिया। ठीक है, इंडोनी, पनियारी, बागड़िया और शंकरिया। ठीक है, और कालबेलियों जो कालबेलिया भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करते हैं? तो उसमें बता देना। इंडोनी तो गोल घेरे में इंडोनी नृत्य करते हैं। पनियारी पानी ले जाते समय। शंकरिया नृत्य ये लव स्टोरी पर आधारित है, प्रेम कथा पर है। बागड़िया बताना है ना। बागड़िया जो नृत्य है भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य करते हैं। और इसके अलावा चक्री भी है, चक्री नृत्य भी कालबेलियों का है। वैसे चक्री नृत्य जो है वो बंजारों का भी है। चक्री नृत्य यहाँ पे कालबेलिया दे रखा है, कालबेलिया ध्यान रखोगे। और गुलाबों ने जो सर्वाधिक नृत्य किया है वो चक्री नृत्य ही किया। चक्री नृत्य ही गुलाबों ने जो फ्रांस में नृत्य किया था वो चक्री नृत्य किया।
तो कालबेलियों के यहाँ पे कौन कौन से देखे हैं? इंडोनी, पनियारी, बागड़िया, संक्रिया और यहाँ पे चक्री नृत्य भी दे रखा है। चलो फिर बात करें आगे किनका आ रहा? बणजारों का। बणजारों का चरी नृत्य हो गया। चरी वैसे चरी गुर्जर जातियों के द्वारा किया जाता है, किशनगढ़ के गुर्जर जाति के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। यहाँ पर बणजारा दे रखा है, यदि गुर्जर नहीं आए तो फिर आप बणजारा कर सकते हैं। झूमर हो गया, सॉरी बणजारों का तो अलग ही है। चरी, झूमर ये गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? किशनगढ़। और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। चरी और झूमर ये गुर्जरों का हो जाएगा, गुर्जर जाति के द्वारा। मछली नृत्य बणजारों के द्वारा है। और चक्री धाकड़ ये आ गया नीचे, चक्री धाकड़ कंजरों के द्वारा। चक्री और धाकड़ ये कंजरों के द्वारा। ऊपर एक चक्री कालबेलियों का भी दे रखा है और चक्री जो है कंजरों का भी दे रखा है, कंजरों के द्वारा। शिकारी नृत्य शहरियों के द्वारा और मावलिया कथोड़ी जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। इन नृत्यों को अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लेना और इनको याद रखना है। एक बार वापस देख लेते हैं। बीलू के तो कौन कौन से थे? नेजा, रमणी, युद्ध और हाथीमना। नेजा, रमणी, युद्ध और हाथीमना ये तो हो गए बीलू के। गरासियों के कौन कौन से हो गए? तो सर गरासियों के जो नृत्य है वो है गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये गरासियों के हो गए हैं। फिर बात करें कालबेलियों के, तो कालबेलियों के नृत्य कौन कौन से हैं? इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, संक्रिया और चक्री, ये कालबेलियों का हो गया है। ठीक है, और गुर्जरों का कौन कौन सा हो गया? चरी और झूमर। चरी और जो झूमर है वो गुर्जरों का हो गया। बणजारों का हो गया मछली नृत्य। ठीक है, और शहरियों का हो गया चक्री धाकड़ कंजरू का, चक्री धाकड़ कंजरू का। और शहरियों का हो गया शिकारी हो गया शहरियों का। और कथोड़ी हो जाएगा मावलिया हो गया कथोड़ी जनजाति के नृत्य है। ठीक है, तो ये तो लोक नृत्य थे। आगे बात करते हैं लोक नाट्य। तो लोक नाट्यों में बात करें, लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद एवं गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जनमानस के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक और लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति, शासन व्यवस्था और अद्यतन जो घटनाएं हैं को भी इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिसमें अपन कौन कौन से लोक नृत्य है, नाट्य है, वो नाट्य इसके अंदर देखने वाले हैं। चलो, राजस्थान में लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में बेलू, मीणु और बणजारों, शहरिया, गरासियों की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवन, नृत्य, नाट्यों तथा रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का एक कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य नट, मिरासी, भाट और बांड नामक के पेशेवर जातियों के द्वारा करते हैं, जिनके वार्तालाप, व्यंग्य, विनोद प्रदान होते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का मिला जुला रूप देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि लोक नाट्यों में ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव देखते हैं। और अब देखते हैं अपने राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। लोक नाट्यों में सबसे पहले देख रहे हैं ख्याल। 18वीं सदी के शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल थे। तो ये लोक नाट्यों में ख्याल कब शामिल हो रही है? 18वीं सदी के शुरुआत से। इन ख्यालों की मुख्य जो विषय वस्तु है पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित है, जिनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं।
भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग शैलियों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों में ये ख्याल की जाती है। कुछ ख्याल अपने यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले ख्याल देख रहे हैं कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। पूछा जाता है लच्छीराम का संबंध कौन सी ख्याल से है, तो बताएंगे लच्छीराम का संबंध कुचामनी ख्याल से है। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में चांद नीलगिरी, राव रीडमल और मीरा मंगल प्रमुख है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाएगी चांद नीलगिरी, राव रीडमल तथा मीरा मंगल ये कहाँ की ख्यालों के प्रमुख है या नाट्य है, तो कुचामनी ख्याल के ये प्रमुख पात्र है, नाट्य है। उगमराज जी भी कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। लच्छीराम जी के बाद में उगमराज जी का नाम आता है। इस शैली की विशेषता है इसका रूप ओपेरा जैसा होता है, लोकगीतों की प्रधानता होती है, प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है, स्त्री जो चरित्रों का अभिनय भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक, सारंगी वादक मुख्य इसके सहयोगी होते हैं। इस ख्यालों की भाषा सरल है और सामाजिक व्यंग पर आधारित विषय लिए जाते हैं। कुचामनी, तो कुचामन नागौर की है। लच्छीराम जी, उगमराम जी का नाम आप ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। कुचामनी क्या, लच्छीराम जी का नाम ध्यान रखना, उगमराज जी का नाम ध्यान रखना। नेक्स्ट है शेखावाटी ख्याल है। शेखावाटी, सिडावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। तो प्रश्न आ जाए नानूराम का संबंध कौन सी ख्याल से है, तो शेखावाटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल। उनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख हीर राजा, हरिश्चंद, भर्तहरि, जयदेव, कलाली और डोला मरवण आलादेव इनके प्रमुख ख्याल है। शेखावाटी ख्याल में जो प्रमुख ख्याल है वो कौन कौन सी है, हीर रांझा, हरिश्चंद, भर्तहरि, जयदेव कलाली और डोला मरवण आलादेव। इस लोक नाट्य की शैली की मुख्य विशेषता प्रभावी पद संचालन है, संप्रेषण शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन है, और वाद्य में प्राय हारमोनी, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नकारा और ढोलक का प्रयोग किया जाता है। शेखावाटी इलाके में नानूराम जी के शिष्य दूलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय है। तो दूलिया राणा का भी पूछ ले, दूलिया राणा का संबंध कौन सी ख्याल से है, शेखावाटी ख्याल से है। गीत में संवाद उन्होंने उनके ख्यालों को साहित्य और रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दूलिया राणा के परिवार के लोग ही इस ख्याल में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। जितना भी इस ख्याल में खर्च आता है वो दूलिया राणा के परिवार वहन करते हैं। तो अपन ने एक कुचामनी ख्याल देखी है और उसके बाद में शेखावाटी ख्याल देखी है। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्याल में भाग लेते थे। गुणीजन खाना किनके दरबार में था, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के 22 दरबार, सवाई जय सिंह के दरबार में 22 विद्वान, 22 कवि और 22 संगीतज्ञ रहते थे, जिनको गुणीजन खाना कहते हैं। ठीक है, तो गुणीजन खाना किनके दरबार में था, तो बताएंगे प्रताप सिंह के। गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे। इस ख्याल की जो निजी विशेषता है, जो अन्य से अलग बनाती कौन कौन सी है, स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां ही करती है। बाकी में ख्यालों में क्या होता है कि जो स्त्रियों की भूमिका होती है वो पुरुष से जो है स्त्रियों के कपड़े पहन के करते हैं, या स्त्रियों की भूमिका पुरुष ही करते हैं। जबकि जयपुरी ख्याल में
स्त्रियों की भूमिका स्त्रियों के द्वारा ही की जाती है। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं होती, नए नए प्रयोग अत्यधिक करते हैं। इसमें समाचार पत्रों, कविताओं, संगीत, नृत्य, गान और अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली में कुछ लोकप्रिय ख्याल जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली और तंबोलन, ये इसकी प्रमुख ख्याल हैं। जोगी जोगन, कान गुजरी और मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन। तो प्रश्न आ जाए ये कौन सी ख्याल के प्रमुख ख्याल हैं? तो जयपुरी ख्याल की ख्याल हैं, जोगी जोगन, कान गुजरी। नेक्स्ट है अगली ख्याल हेला ख्याल। हेला ख्याल, हेला ख्याल दौसा, लाल सोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल यहाँ के लोक नाट्य है। इस ख्याल के प्रमुख शायर हेला थे, प्रेरक है, जो प्रवर्तक माने जाते हैं हेला ख्याल के, वो है हेला शायर। इसमें बम, एक बड़ा नंगाड़े का प्रयोग किया जाता है। हेला ख्याल में बड़ा नंगाड़े का प्रयोग किया जाता है, जिसे बम कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। और साथ में नौबत भी बजाई जाती है, नौबत भी साथ में बजाई जाती है। तो हेला ख्याल में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? नंगाड़ा और नौबत का। इसकी विशेषता यह है कि पहले लंबी टेर में आवाज दी जाती है, ठीक है, लंबी टेर में आवाज लगाते हैं, जिसको अपनी भाषा में हेला कहते हैं, ठीक है, हेला देना। हेला देना, लंबी टेर में आवाज लगाना, इस हेला ख्याल की प्रमुख विशेषता है। तो हेला ख्याल लाल सोट, दौसा, सवाई माधोपुर क्षेत्र में। प्रवर्तक ध्यान रखना हेला शायर है। वाद्य यंत्र ध्यान रखोगे बम और नौबत है, बम नगाड़ा और नौबत है। और इसकी विशेषता है कि लंबी टेर में आवाज लगाई जाती है। फिर बात करें कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा के ये लोक नाट्य है। इस ख्याल में ये मतलब पूर्वी राजस्थान हो गया है ना, कन्हैया ख्याल हो गया पूर्वी राजस्थान है। इस ख्याल में कहे जाने वाले मुख्य कथा को कहने वाले को कहन कहते हैं और मुख्य पात्र को मेडिया कहते हैं। मुख्य कथा को तो कहन है और पात्र को मेडिया कहते हैं। ये मोस्टली गाइडों में नहीं मिलता है, प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जाएगा कौन सी ख्याल में मुख्य कथा को कहन और मुख्य पात्र को मेडिया कहते हैं? तो ध्यान रखना कन्हैया ख्याल, कन्हैया, कन्हैया से कहन और मेडिया याद रख लेना। अगली बात करें, अगली ख्याल आ रही है तुर्रा कलंकी ख्याल। तुर्रा कलंकी ख्याल मेवाड़ के शाह अली और तुक नगीर नामक संत, मेवाड़ के शाह अली और तुक नगीर नामक संत पीरू ने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंकी ख्याल की रचना की, जिसमें तुर्रा जो है वो शिव को और कलंगी जो है वो पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुर्रा कलंगी में तुर्रा किसका प्रतीक है? शिव का, और कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुक नगीर तुर्रा के और शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। जो तुक नगीर है वो तो तुर्रा के हैं और शाह जो अली है वो कलंगी के पक्षकार थे। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्य में रचना थी, जिसे दंगल के नाम से जाना जाता है। दंगल के नाम से जानते हैं, जिसके संवादों को बोल कहते हैं। इनका जो संवाद रहते हैं, क्या बोलना है, किस विषय पर बोलना है, उसको बोल कहते हैं। ये काव्यात्मक होते हैं, काव्यमय रचना काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंकी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी का ख्याल था। इनकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फीट ऊंचा रंगमंच बनाया जाता है, जिसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोक नाट्य में दर्शक में भाग लेने की संभावनाएं सर्वाधिक होती है। इसमें चंग बजाया जाता है, ठीक है। एक बड़ा जो चबूतरा बनाया जाता है, 20 फीट ऊंचा रंगमंच बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर ये जो नाट्य किया जाता है।
कौन कौन से क्षेत्र में किए जाते हैं, तो क्षेत्र ध्यान रखना। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख क्षेत्र है गोसुंडा, निमेड़ा, चित्तौड़गढ़ और नीमच मध्य प्रदेश है। ठीक है, इस स्थान पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह। सोनी जयदयाल और चेतराम हो गया, हमीद बेग हो गया, ताराचंद हो गया, ठाकुर ओंकार सिंह इस तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं गौरी। अगला लोक नाट्य आ रहा है गौरी। ठीक है, गौरी ये नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ आएगा या नहीं आएगा, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहते हैं, वो लिखा हुआ आ जाए तब तो ठीक है, और नहीं लिखा हुआ आए तो ध्यान रखना, वो प्रश्न बार बार पूछा जाता है। लोक नाट्यों का मेरू नाट्य, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहा जाता है, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य गौरी नाट्य को कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरू नाट्य। चलो, वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीक में मेवाड़ के बेलों की गौरी अनूठी है। इसमें पौराणिक कथाओं, बेलों की गौरी अनूठी है। एक तो बेलों के द्वारा किया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। पौराणिक कथाओं, लोक गाथाओं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती है। गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी एक नाट्य है जो किसकी कथा पर आधारित है, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। एक तो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, बेलों के द्वारा किया जाता है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये किसकी कथा पर है, तो शिव और पार्वती। कब किया जाता है, तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी भाद्रपद कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। ठीक है, कौन सी देवी से आज्ञा लेता है, राखी की जो आती है रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, उसके दूसरे दिन भाद्रपद जो कृष्ण एकम है प्रतिपदा को खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। उसके बाद पात्रों के वस्त्र बनाते हैं, आज्ञा मिल जाती है, पाती लेते हैं, फिर वस्त्र बनाते हैं। पात्र मंदिर में दोक देकर के 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरव का स्मरण करते हैं। जो भी पात्र होते हैं वो मंदिर में दोक देकर के 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनियां और 52 भैरवों को स्मरण करते हैं। गौरी 1.25 महीने तक खेला जाता है, 1.25 महीने तक चलता रहता है ये, यानी पूरे भाद्रपद के बाद आश्विन जो अमावस्या आती है तब तक ये लगभग चलता रहता है। इस अवधि में शराब, मांस, हरी सब्जी का निषेध होता है। जब ये गौरी नृत्य किया जाता है उस दौरान कोई भी जो भाग लेने वाले हैं शराब, मांस और हरी सब्जी का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस गांव में गौरी आरंभ होती है, जिस गांव में ये जो नृत्य किया जाता है, नाट्य की जाती है, और सारा खर्चा वो उस गांव वाले ही वहन करते हैं, सारा खर्चा वो गांव वाले वहन करते हैं। गौरी का जो मुख्य पात्र होता है वो बुढ़िया होता है। रैया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु का प्रतीक होते हैं। इसमें जो नृत्य करते हैं उस समय कविता जो बोलता है, जो कविता पाठ करता है उसको क्या कहते हैं, जामटिया। नृत्य करते हैं, नाचते उस समय जो कविता बोलता रहता है उसको जामटिया कहते हैं। और एक कुटकड़िया होता है, जो जामटिया कविता बोलता है उसको साथ साथ में वापस दोहराता है, और बीच बीच में हंसी मजाक का काम भी कुटकड़िया करता रहता है। कुटकड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। बुढ़िया कौन है, बुढ़िया जो मुख्य पात्र है, गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया। बुढ़िया कटकड़िया के संवाद में
पूरक बनता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। तो कौन कौन से पात्र हो गया? मुख्य पात्र तो बुढ़िया हो गया, और एक रैया जो स्त्रियों में पार्वती और विष्णु का जो प्रतीक होता है उसको रैया। जामटिया, जामटिया जो कविता गाता उसको जामटिया कहते हैं। और कुटकड़िया, कुटकड़िया या खटकड़िया, कुटकड़िया जो है वो कविताओं को दोहराता रहता और हंसी मजाक करता रहता। बाकी के पात्र को क्या कहते हैं? खेला कहते हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। ये गौरी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें गणपति, बमरिया, देव, आवड़, मीणा, कान कुजरी, जोगी, खाड़लिया, भूत, लाका, वनजारा, नटड़ी, माता, शेर के खेल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है गौरी नृत्य, प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करते हैं रम्मत। रम्मत और तमाशा और खत्म होने आया, ठीक है, जल्दी खत्म कर लेते हैं इसको। गौरी हो गया है अपने। फिर बात करते हैं रम्मत। रम्मत होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोकानुरंजन राजस्थान में प्रचलित होते हैं उनमें रम्मत का विशिष्ट स्थान है। रम्मत जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर के मुख्य रूप से आयोजित होती है। जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर, ठीक है। वैसे उद्भव जो हुआ है वो रम्मत का विकास जो आरंभ हुआ वो जैसलमेर से हुआ, लेकिन जो प्रसिद्ध रम्मत है वो कहाँ की है? बीकानेर की है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायक और महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच पर मंडित किया जाता है। जितने भी सुविख्यात लोक नायक है, महापुरुष है, उनके ऊपर काव्य रचना करके एक रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती है, वो ही एक रम्मत होती है। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागु महाराज और सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेरी आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता। मनीराम व्यास, तुलसीराम, मनीराम, तुलसीराम, फागु महाराज, सुआ महाराज और तेज कवि जैसलमेरी इसके प्रमुख रचयिता। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत को अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से शुरू किया था। तेज कवि ने जो रम्मत का अखाड़ा शुरू किया वो किस नाम से शुरू किया है? श्री कृष्ण कंपनी, श्री कंपनी के नाम से शुरू किया। और सन 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना कर से महात्मा गांधी को भेंट की थी। वीडियो प्री में ही आया था यह प्रश्न कि 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना करके स्वतंत्र बावनी की रचना करके महात्मा गांधी को किसने भेंट की थी? तेज कवि ने भेंट की थी। रम्मत का सर्वाधिक उल्लेखनीय जो विशेषता है इसकी साहित्यिकता है। साहित्यिकता मतलब कोई ऐसे वीर पुरुष हुए हैं उनके ऊपर, जैसे तेजाजी महाराज हुए, तो तेजाजी महाराज के जो जीवनी से संबंधित पहले तो रचना ही रचते हैं कि उनको गा गा करके बताना होता, फिर उनको सबको ऐसे मंच पर प्रदर्शन करना है। तेजाजी का सारी चीजें उदाहरण बताया था तेजाजी का। वैसे कोई राजा महाराजा होता है तो राजा महाराजाओं के कपड़े पहन करके फिर वो सारी कथाएं वगैरह बताते हैं, गा गा करके बताते हैं। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोक नाट्यों का रूप लिए हुए हैं। रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये होते हैं। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी बाजार के चौक में होते हैं। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। राजा रानी बैठते ऐसे बड़े पाट लगा करके, इसके ऊपर राजा रानी बैठते हैं, छतरी लगी हुई रहती है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नंगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम लेकर के एक कोने में बैठते हैं, वो एक कोने में बैठ जाते हैं। और जो राजा रानी हो तो छतरी के नीचे बैठ जाएंगे। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किस प्रकार का होता है तो आप YouTube पर सर्च करना रम्मत। रम्मत फिर उसमें जो है राजा की तरह तलवार लेकर के, साफा बांध करके, पैरों के घूंघरे बांध करके गाते रहते हैं।
और ढोलक जो नंगाड़ा रहता है उनके साथ में नाचते भी रहते हैं। बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सू की चौक की चौबेल नौटंकी की रम्मत, कीकाणी व्यास के चौक की जमुनादास की रम्मत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये अपन ने रम्मतें देखी थी। रम्मत से प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करते हैं तमाशा। तमाशा तमाशा एक तो वैसे तो मूलतः ये महाराष्ट्र का है। राजस्थान में जो तमाशा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का राजस्थान तमाशा प्रसिद्ध है। किस शासक के काल में शुरू हुआ? महाराजा प्रताप सिंह के काल में ये शुरू हुआ है। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपीचंद भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपीचंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। गोपीचंद और हीर रांझा इसके मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर किया जाता है जिसको अपन अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य, गायन इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है और गायन भी होता है। तो तमाशा मूलतः तो महाराष्ट्र का है। राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। और किसके समय शुरू हुआ? तो महाराजा ब्रजराज सवाई प्रताप सिंह के समय ये शुरू होता है। आगे बात करते हैं स्वांग। स्वांग में क्या होता है? जैसे भगवान श्री राम पर है तो भगवान श्री राम की तरह ही कपड़े पहन करके, उनका वेशभूषा धारण करके राम जी ने जिस प्रकार से अच्छे कार्य किए हैं वो लोगों को वैसे करके बताना है। और किसी भी दूसरे आदमी का भी ले लेते हैं, जिन व्यक्ति के बारे में बताना है उनका ही वेश वगैरह धारण करके बताते हैं। बेरूपिया कहते हैं जिनको अपन। स्वांग, लोक नाट्यों में स्वांग भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक और लोक प्रसिद्ध तथा या समाज में प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना और वेशभूषा धारण करना। जिनके बारे में बताना है सेम टू सेम वैसा ही बनना पड़ेगा, उनके ही कपड़े वगैरह पहनना करना और वैसे ही बोलना। स्वांग गाँव में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बहुरूपिया कहलाते हैं। स्वांग के जो कलाकार होते हैं वो बहुरूपिया कहलाते हैं। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार केलवा का परशुराम जी है। तो केलवा का परशुराम का संबंध किससे है? स्वांग से है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल बांड भिलवाड़ा के हैं। जानकीलाल बांड, जिनको मंकी मैन के नाम से जानते हैं। मंकी मैन, भिलवाड़ा के जानकीलाल बांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। ने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था जानकीलाल बांड ने। चलो, क्या आप जानते हैं दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है, बारात जब वो चली जाती है लड़की वाले के वहां, तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, घर पे जो बारात चली जाती है तो दूल्हे के घर पे जो स्वांग किया जाता है महिलाओं के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं? टूटिया या टूटकी या खोडिया कहते हैं। खोडिया निकालते हैं, टूटिया निकालते हैं, सभी जानते हैं। जिसमें एक महिला वर बनती है और दूसरी महिला वधु बनती है तथा उनका नकली विवाह करवाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली जो वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त रखने को मनोकामना करते हैं, इसके अंदर है। ठीक है, टूटिया और टूटिया में कि जो भी नए जो दुल्हन वगैरह वर वधु अपने ये बन रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या नहीं रहे। चलिए आगे बात करते हैं लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रास लीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और भी प्रचलित है। लीलाओं में रामलीला और रासलीला तो है ही है, उसके अलावा और भी है। कौन कौन सी लीला है? रावलू की रामत,
सम्या, गौरी, सनकादि की लीलाएं और गरासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला। देखो मेन तो दो है, अपने दो ध्यान रखना लीलाओं में, एक तो रामलीला और एक रास लीला। रामलीला और रासलीला मुख्यतः दो है, दो का ध्यान रख लेना आप। रासलीला में भगवान कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रासलीला में भगवान कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था के वर्णन किया जाता है रासलीला में, जो कहाँ किस क्षेत्र में किया जाता है? फुलेरा जयपुर, असलपुर, हरदोना, गोंडा आदि में ये रासलीला के अनेक मंडलीय है। रामलीला में नाम से पता चल रहा, रासलीला में भगवान कृष्ण है और रामलीला में भगवान श्री राम है। रामलीला का मुख्य आयोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है, जिसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटोदा, बिसाऊ की अलग ही पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों अर्थात समय को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें नृत्य, गीत और विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है रासलीला और रामलीला में। गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख चतुर्थी को, गौर का ध्यान रखना, गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्थी को बख्योर की गणगौर के नाम से जाना जाता है। तो ये आ जाए कि बख्योर की गणगौर, बख्योर ये पूछ सकते हैं कंपटीशन में, बख्योर की गणगौर का आयोजन कब किया जाता है? तो वैशाख शुक्ल चतुर्थी है। वैसे गणगौर चैत्र महीने में आती है, बख्योर की गणगौर वैशाख में। कौन सी जाति के द्वारा? गरासियों के द्वारा, जिसमें लकड़ी की गौर हसन को गरासिया स्त्रियां अपने सिर पर रख करके नृत्य करती है। इनके बीच में पुरुष मुकुटा लेकर के तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करें सनकादियों की लीलाएं। सनकादियों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। सनकादियों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े गोसुंडा तथा बस्सी है। इन लीलाओं के प्रमुख जो अखाड़े हैं वो गोसुंडा है सनकादियों के और बस्सी है। गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप एवं रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुकुटे धारण किए जाते हैं। बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। चलो फिर बात करते हैं नौटंकी। नौटंकी इंपॉर्टेंट है। नौटंकी एक तो पूर्वी राजस्थान में की जाती है। नौटंकी का आयोजन पूर्वी राजस्थान में धौलपुर, करौली, अलवर, गंगानगर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरथरी आदि प्रमुख है। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों और लोकोत्सव आदि के अवसर पर नौटंकी किया जाता है। तो नौटंकी किस क्षेत्र में किया जाता है? पूर्वी राजस्थान में किया जाता है, इतना ध्यान रख लेना। आगे चार बेत गायन शैली। चार बेत गायन शैली, चार बेत जो टोंक का प्रसिद्ध है, टोंक की चार बेत गायन शैली प्रसिद्ध है। यह संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। चार बेत गायन शैली, इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खां निहंग के द्वारा किया गया। चार बेत गायन शैली किसके समय आरंभ हुई है? तो टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में। और किसने की थी? करीम खां निहंग ने की थी। चार बेत, जिसमें घुटने के बल, इस लोक नाट्य में गायक डप बजाता हुआ घुटने के बल खड़े होकर के गा करके अपनी बात कहता है। ठीक है, सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए ये नृत्य किया, ये नाट्य किया जाता है। चार बेत है। तो चार बेत नाट्य शैली ये भी इम्पोर्टेंट है। चार बेत आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, प्रमुख प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से। गीदड़ नृत्य का संबंध कौन से क्षेत्र से है? बताओ। देखिए मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, बाड़मेर। तो सर गीदड़ नृत्य का संबंध गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र से है। कच्ची घोड़ी किस अवसर पे किया जाता है? होली, विवाह, तीज, नवरात्रि। तो कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पे किया जाता है। ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? जालोर, सीकर, जयपुर, प्रतापगढ़। ढोल नृत्य बताओ। देखिए ढोल नृत्य ये जालोर का है। चौथा प्रश्न है, लच्छीराम का संबंध कौन सी लोक नाट्य से है? लच्छीराम का संबंध तो कुचामनी नाट्य से है। अगला है, चार बेत कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत गायन शैली, चार बेत ये टोंक की है। ठीक है, टोंक की है चार बेत गायन शैली। अभी देखा था अपन ने, फैजुल्ला खां के शासन काल में करीम खां निहंग के द्वारा इसको चलाया गया था। स्वांग से आप क्या समझते हैं? स्वांग में जिनके बारे में बताया जा रहा है उनका ही वेश धारण करके ये किया जाता है। तमाशा लोक नाट्य किसके शासन में? तो सवाई ब्रजराज प्रताप सिंह के शासनकाल में आरंभ हुआ। महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी की प्रति किसने भेंट की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने। हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? हेला ख्याल लालसोट दौसा है। तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो तेरे ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में। गैर नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो गैर नृत्य में अपन ने क्या क्या देखा था? तो सर गैर नृत्य में दो वाद्य यंत्र में देखो, गैर नृत्य में बांकिया हो गया, हाँ ढोल, बांकिया, थाली। ठीक है, यही था अपना गैर नृत्य में वाद्य यंत्र, ढोल, बांकिया और थाली है। तो इस प्रकार से ये हो जाता अपना राजस्थान के लोक नृत्य। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तो मैं एक प्रश्न और पूछ रहा हूं, उसका आप कमेंट में लिख करके बताना है। प्रश्न है मेरा, इसके अपन देख लेते हैं। अगले नृत्य किस संप्रदाय के? जसनाती सबको ही पता है। बौई नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम बताओ। बौई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? बौई नृत्य के कलाकार, तो बौई नृत्य के जो कलाकार थे वो थे अपने रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा। ठीक है, हाँ तो मुझे बताएगा कि फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से है? और एक तो ये आप कमेंट में लिख करके बताएगा, उसका आंसर में अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा। और एक मेरा प्रश्न है कि कालबेलिया जाति के द्वारा भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? दोनों के आंसर आप कमेंट में लिख करके बताएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताना।